CH81 भूमिगत स्थानिक क्षेत्र दूसरा जीवन अमृत। ये 3 शब्द सुनकर ये जियाओ की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत अनुमान लगाने में सक्षम हो गया कि जिस खजाने के बारे में यूरोंग ने उसे बताया था वह ये दूसरा जीवन अमृत होना चाहिए। और आत्मा सम्लन के 3 चरणों के तहत किसी भी प्राणी को पुनर्जीवित करने की इसकी स्वर्ग विरोधी क्षमता के कारण इसका मूल्य अतुलनीय था। ये बहुतों को चाहिए था लेकिन मिल नहीं सका। ये जियाओ ने इस खजाने को हासिल करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कम से कम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है जब तक कि वह आत्मा सम्लन के 3 चरणों तक विकसित न हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद ये जियो ने कहा, चलो पहले ब्लैक गोल्ड सिटी वापस चलते हैं। मुझे क्यूई परिवार में कुछ करना है। जैसी आपकी इच्छा। हाओ लुफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और ठीक आधे घंटे के बाद हाओ लुफान, ये जियो, फैंग दा और फैंटम ने हाओ परिवार को ब्लैक गोल्ड सिटी में क्यूई परिवार के लिए छोड़ दिया। ये जियो पहले क्यूई परिवार में लौटना चाहता था क्योंकि वह लैंटनिंग सील से जुड़े रहस्य को सुलझाना चाहता था। जब भी लैंटनिंग सील प्रसारित की जाती है तो बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति भूमिगत हो जाती है और एक योद्धा के पैरों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस जीवन शक्ति का निश्चित ही कोई स्रोत था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह कहीं भूमिगत छिपा हुआ है। ये जियो इस स्रोत को ढूंढना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसे लैंटनिंग सील पर भरोसा करना होगा। क्यूई परिवार में लौटने के बाद ये जियो ने जो पहला काम किया वह लैंटनिंग सील को प्रसारित करना और अपने शरीर में जीवन शक्ति को महसूस करना था। उसके बाद उन्होंने अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया और जीवन शक्ति के स्रोत की दिशा का पालन किया। बहुत जल्द वह एक बार फिर क्यूई परिवार की लाइब्रेरी के अंदर था। चूंकि हर कोई ये जियाओ से पहले से ही परिचित था, इसलिए किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। 300x25017291368117 जब ये जियो ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया तो फैंटम भी उसके साथ प्रवेश कर गया। जहां तक फैंग दा की बात है, उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर ही रुकने का फैसला किया। जीवन शक्ति के उछाल की दिशा का अनुसरण करते हुए ये जियाओ को जल्द ही एक छिपा हुआ दरवाजा मिल गया जो एक बुकशेल्फ के पीछे छिपा हुआ था। ये जियाओ को सबसे पहले बुकशेल्फ को एक तरफ धकेलना पड़ा। वहां उसे एक गेट मिला। यह महज एक साधारण लकड़ी का दरवाज़ा था। हालांकि ये दरवाज़ा किसी कमरे की ओर नहीं बल्कि एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता था जो सीधे एक विशेष भूमिगत स्थानिक क्षेत्र में खुलती थी। इस स्थानिक क्षेत्र में जंगल, पहाड़ और यहाँ तक कि रेगिस्तान भी थे। ये स्थानिक क्षेत्र वास्तव में कितना बड़ा है ये जियो को कोई अंदाज़ा नहीं है। यह एक खुली दुनिया प्रतीत होती थी जो कई जटिल संरचनाओं और रून्स के उपयोग से बनाई गई थी। इस जगह क्या है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और बुदबुदाया। इस प्रकार ये जियाओ ने उत्सुकतापूर्वक इस स्थान का पता लगाना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि वास्तव में इस स्थानिक क्षेत्र में क्या छिपा है जो कि जीवन शक्ति का स्रोत भी है जो लैंटनिंग सील की सराहना करता है। ये जियाओ अब इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। 2 घंटे बाद एक ऐसी जगह जहां आसमान खून से लाल था। समय समय पर ज्वालामुखी क्रेटर से लावा फूटता था और नीचे गिरने से पहले आकाश में बिखर जाता था। इससे आसपास के नए उगे पौधे पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। इस समय आकाश में 2 अराजक जानवर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कैओस जानवरों में से एक पूरी तरह से काला था और उसकी पीठ पर 2 विशाल पंख थे। दूसरा कैओस जानवर घोड़े जैसा दिखता था। हालांकि घोड़े के आकार के इस कैओस बीस्ट की पीठ पर पंखों का एक जोड़ा भी था। हालांकि पंखों का ये जोड़ा आग की लपटों से बना था। उसके पैरों के नीचे के खुर भी लाल लपटे थे। इस जानवर की सबसे विशिष्ट विशेषता उसके माथे पर एक लंबा सींग था। यह एक अराजक जानवर था जिसे फ्लेम विंग्ड यूनिकॉर्न कहा जाता था। ज्वाला पंख वाले यूनिकॉर्न के 4 खुर हिल गए और आकाश लाल बादलों से भर गया। लाल बादलों के भीतर से उल्काओं के समान आग की वर्षा होने लगी। फैंटम में कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे। उसने अपना मुंह खोला और गगनभेदी दहाड़ निकाली। हवा की तरंगें और ध्वनि तरंगें लगातार सभी दिशाओं में भेजी जाती थीं। ऐसा लग रहा था कि उल्कापात को किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा है। ये सुरक्षित रूप से नहीं उतरा बल्कि प्रभाव से बिखर गया। ज्वाला पंख वाला यूनिकॉर्न भी इस गर्जना से हिल गया जिससे उसका शरीर अस्थिर हो गया। ये लगभग आसमान से गिर गया।
300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंटम ने पाया कि फ्लेम विंग्ड यूनिकॉर्न ने एक दोष प्रकट किया था और अपने पंखों के फड़फड़ाहट के साथ यह एक लौ में बदल गया और जल्दी से फ्लेम विंग्ड यूनिकॉर्न के सामने आ गया। ज्वाला पंख वाले यूनिकॉर्न की भयावह दृष्टि के तहत उसने ज्वाला पंख वाले यूनिकॉर्न की गर्दन को काट लिया। ज्वाला पंखों वाला यूनिकॉर्न लगातार संघर्ष करता रहा, जिससे दुखद फुसफुसाहट की आवाजें निकलती रहीं। ताज़ा खून आसमान से जमीन पर गिर रहा था और अचानक थोड़ी मात्रा में आग की लपटें उठीं। ज्वाला पंख वाले यूनिकॉर्न का संघर्ष कमजोर और कमजोर होता गया। अंत में वह मर गया और बिल्कुल भी नहीं हिला। फैंटम उत्साहपूर्वक आकाश से उतरा और लौ पंख वाले यूनिकॉर्न को ये जियो के सामने रख दिया। ये जियाओ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और बोला, ये कहना होगा कि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। आप वास्तव में उसी स्तर पर एक अराजक जानवर की देखभाल आसानी से करने में सक्षम थे। बेशक एकमात्र कैओस डस्ट दायरे के जानवर से निपटना कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं एक अर्ली कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा को भी मार सकता हूं। फैंटम गर्व से सिर उठाते हुए बोला। सच में? ये जियाओ ने हंसते हुए और फिर उपहास किया। मुझे क्यों याद है कि किसी को एक क्षतिग्रस्त पगोडा के नीचे दबाया जा रहा था, जिसे केवल मिड स्टेज कैओस डस्ट रियल्म योद्धा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। आप फैंटम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह ये जियाओ की बातों का बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सका। ये जियाओ चुपचाप अपने दिल में हंसा। तब उसने भौहें सिकोड़ लीं और मन ही मन आह भरी। जैसा कि यह पता चला कि ये जियाओ और फैंटम इस स्थानिक क्षेत्र में इधर उधर घूमने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। फ्लेम विंग्ड यूनिकॉर्न पहला जीवित प्राणी था जिसका सामना ये जियो और फैंटम ने किया था। जैसे ही ज्वाला पंख वाले यूनिकॉर्न ने ये जियो और फैंटम को देखा, वह उन्हें मारने के इरादे से उन पर झपटा। इसलिए फैंटम के प्रतिशोध का सामना करना और फ्लेम विंग्ड यूनिकॉर्न की मृत्यु के साथ समाप्त होना। मुझे भूख लगी है, मैं इस ज्वाला पंख वाले गेंडा को खाने जा रहा हूं। फैंटम ने ये जियाओ की ओर देखते हुए बोला। ये जियाओ को सिर हिलाते हुए देखकर उसने वहीं फ्लेम विंग्ड यूनिकॉर्न को खाना शुरू कर दिया। ये पूरा हो जाने के बाद ये जियाओ ने उसे बैठने के लिए कहा, क्योंकि वह उसकी पीठ पर चढ़ना चाहता था और इस स्थानिक क्षेत्र का पता लगाना जारी रखना चाहता था। फैंटम बहुत असंतुष्ट था, लेकिन फिर भी वह नीचे बैठ गया और ये जियाओ को अपने शरीर पर बैठने दिया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से आकाश में उड़ गया। जियोयान बिजली की गति से आगे उड़ गया। ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, उड़ने वाले प्रकार का कैओस बीस्ट रखना बहुत सुविधाजनक है। मैं बहुत समय बचा सकता हूँ। लगभग एक दिन तक उड़ान भरने के बाद ये जियाओ को अचानक दूर से आ रही दुनिया को हिला देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की लहर महसूस हुई। ये जियाओ हैरान था। यह उतार चढ़ाव निश्चित रूप से एक लड़ाई के कारण होता है। क्या आगे कहीं कैओस बीस्ट के बीच लड़ाई हो रही है? फैंटम ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और युद्ध की दिशा में उड़ने लगा। पलक झपकते ही वो और भी तेज गति से कई हजार मीटर आगे उड़ चुका था। शीघ्र ही वे युद्ध स्थल पर पहुंच गए। ये जियाओ ने अपना सिर उठाया और देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लड़ाई के दो पक्ष आश्चर्यजनक रूप से एक मानव और अराजक जानवर थे। उनमें से कैओस जानवर के पंखों की एक जोड़ी थी और उसका शरीर एक बाज जैसा था, लेकिन उसका सिर तेंदुए जैसा था। इस अराजक जानवर को देखकर ये जियाओ बुदबुदाया, शैडो थंडर पैंथर। जहां तक इसके प्रतिद्वंद्वी की बात है तो वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी। शैडो थंडर पैंथर पहले से ही कैओस स्पिरिट दायरे में था और यह मध्यम आयु वर्ग की महिला वास्तव में शैडो थंडर पैंथर के बराबर थी। वह भी एक अन्य उड़ने वाले प्रकार के राक्षसी जानवर की पीठ पर खड़ी थी। लड़की की मुठियों से बैंगनी लौ फूट पड़ी। शैडो थंडर पैंथर अपने पंख फड़फड़ाता रहा और बिजली की चिंगारी हर जगह उड़ती रही। कैओस स्पिरिट दायरे की ताकत के साथ इस बिजली के हमले को बेहद शक्तिशाली कहा जा सकता है। हालांकि फिर भी बिजली के बोल्ट अभी भी नुकसान में थे। वह लौ कोई साधारण लौ नहीं है, ये जियाओ ने खुद से कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही ये जियाओ लड़ाई का अवलोकन करता रहा, उसने देखा कि मध्यम आयु वर्ग की महिला अपनी दूसरी मुट्ठी उठा रही थी जो बर्फीली लौ से लिपटी हुई थी।
हाँ, ये लौ स्वभाव से ठंडी थी, लेकिन वास्तव में ये शीतलता अन्य ज्वालाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर रूप से जला सकती थी। ये जियाओ की आंखें चमक उठीं। इस महिला के पास वास्तव में दो प्रकार की अलग अलग लपटें हैं, और दोनों लपटें दुर्लभ हैं। ये बर्फीली ज्वाला और भी दुर्लभ है। धिक्कार है इंसान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कितना समय हो गया है, और तुमने अभी भी हार नहीं मानी है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम्हें वह खजाना नहीं मिलेगा जिसकी मैं रखवाली कर रहा हूँ। शायद शैडो थंडर पैंथर को एक कोने में धकेल दिया गया था। वह उग्र रूप से दहाड़ रहा था। C82 अध्याय 82 ब्रह्मांड सार ज्वाला के 9 रूप। छाया थंडर पंजा। शैडो थंडर पैंथर भयंकर दहाड़ता रहा। उसके पंजे लगातार आसपास की जगह को चीरते रहे। एक पल में अनगिनत पंजों की छाया ने बिजली की चमक के साथ एक तूफान का रूप ले लिया। जमीन पर मौजूद पेड़ और चट्टानें तूफान में बह गए और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे, चलो भागें, नहीं तो हम घायल हो जाएंगे। ये जियाओ हैरान था। इतने बड़े वेग के साथ ये कुछ हजार मीटर के क्षेत्र को भी कवर कर ले तो भी यह हल्का होगा। उसे पीछे हटना पड़ा। महिला और शैडो थंडर पैंथर ने बहुत समय पहले ये जियो पर ध्यान दिया होगा, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। आखिरकार वे दोनों केवल कैओस डस्ट दायरे के प्राणी थे। उनकी नज़र में वे किसी चींटी से अलग नहीं थे। अनगिनत पेड़ नष्ट हो गए और जमीन ऊबड़ खाबड़ और खोखली हो गई। बिजली से भरे तूफान का निर्माण करने वाली अनगिनत पंजों की परछाइयों का सामना करते हुए महिला की अभिव्यक्ति शांत थी। अचानक उसके बाएं हाथ में घनीभूत बर्फीली लौ में उतार चढ़ाव के लक्षण दिखाई दिए। इस समय पूरे परिवेश का तापमान तुरंत गिर गया। ये जियो, जो दूर भाग रहा था, ने आश्चर्य से महिला को देखा। इस महिला के पास कुल मिलाकर 2 आग की लपटें थीं, और हैरानी की बात यह थी कि दोनों आग की लपटें एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। उनमें से एक ने अंतहीन मात्रा में बर्फ जैसी ठंडी आभा उत्सर्जित की, जबकि दूसरे ने झुलसा देने वाला तापमान उत्सर्जित किया। फ्यूज। लड़की की ठंडी और उदासीन आवाज़ हल्की सी निकली। बर्फीली लौ और बैंगनी लौ तुरंत एक साथ मिल गईं। एक भयानक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल गया। इस समय शैडो थंडर पैंथर भी भयभीत हो गया। तुम बहुत इंसान हो। तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शैडो थंडर पैंथर ने शाप दिया और अपने मुंह से एक कोर जैसी चीज उगल दी। जब ये कोर प्रकट हुआ तो आसपास की हवा उग्र होने लगी। उन्मत्त हवा से भी दमघटू दबाव निकल रहा था। तुम बहुत इंसान हो। तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। शैडो थंडर पैंथर ने शाप दिया और अपने मुंह से एक कोर जैसी चीज उगल दी। जब ये कोर प्रकट हुआ तो आसपास की हवा उग्र होने लगी। उन्मत्त हवा से भी दमघटू दबाव निकल रहा था। प्रेत, फिर से पीछे हटो। ये जियो के पास फैंटम को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्थिति को देखते हुए कैओस बीस्ट की आक्रमण सीमा छोटी नहीं होगी। निश्चित रूप से जुड़ी हुई लौ शैडो थंडर पैंथर द्वारा निकाले गए विशाल कोर से टकरा गई। आग की लपटें और जंगली हवाएं सभी दिशाओं में फैल गईं। आग की लपटों ने अनगिनत पेड़ों को जलाकर राख कर दिया और हवा ने पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ हजार मीटर के दायरे में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत आ गया हो। आग की लपटें और जंगली हवाएं अब ये जियाओ तक नहीं फैल सकीं, लेकिन ऊर्जा की हिंसक लहरें और भी फैल गईं। ये जियाओ ने फैंटम के बालों को उसकी पीठ पर कसकर पकड़ लिया। फैंटम का पूरा शरीर पीछे की ओर मुड़ गया और लगातार लुढ़कता रहा, जब तक कि वह चक्कर और अस्त व्यस्त नहीं हो गया। यहाँ तक कि ये जियाओ भी ज़्यादा बेहतर नहीं था। जब वे कई हजार मीटर पीछे लुढ़क गए और महिला और शैडो थंडर पैंथर से लगभग 10,000 मीटर दूर हो गए, तभी सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। ये जियाओ ने अपना सिर ढक लिया और मतली और उल्टी की भावना को दबा दिया। अरे, ये कैसी लड़ाई है? वे दोनों केवल कैओस स्पिरिट क्षेत्र के योद्धा और जानवर हैं। वे इतनी चौंकाने वाली ताकत के साथ कैसे फूट सकते हैं? इस समय ये जियाओ को कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं की ताकत की गहरी समझ थी। झटके के बाद ये जियो ने पाया कि आकाश में अब कोई महिला और शैडो थंडर पैंथर नहीं था। एक पल के लिए झिझकने के बाद ये जियाओ ने आखिरकार फैंटम को उसे ले जाने दिया और युद्ध के मैदान की दिशा में उड़ गया।
जब वे युद्ध के मैदान के पास पहुंचे तो ये जियाओ और भी अधिक सतर्क हो गए। उन्होंने फैंटम से कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह तुरंत अपनी पूरी ताकत से उड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि औरत और जानवर की ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है, उनकी ताकत उनके खेती के आधार से कहीं अधिक थी। ये जियो जमीन पर छाया थंडर पैंथर के शरीर को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। नीचे उतरने के बाद ये जियाओ जमीन से नीचे कूद गया और ध्यान से उसके पास पहुंचा। बहुत जल्दी शैडो थंडर पैंथर और महिला ये जियो के सामने आ गए। हालांकि इस समय चाहे वह शैडो थंडर पैंथर हो या महिला, वे दोनों चोटों से भरे हुए थे। महिला का चेहरा पीला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी। महिला के बगल में उसका विशाल पक्षी प्रकार का कैओस बीस्ट अपने पंख कमजोर ढंग से फड़फड़ा रहा था। जैसे ही ये जियाओ प्रकट हुआ, शैडो थंडर पैंथर और महिला ने अपनी निगाहें ये जियो की ओर मोड़ दीं। हालांकि वह घायल हो गई थी, महिला का चेहरा अभी भी ठंडा और उदासीन था। दूसरी ओर शैडो थंडर पैंथर अब शांत नहीं रह सका। ये फिर से तुम हो, इंसान। तुम पहले किनारे पर छिपे थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम स्थिति का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहते थे? भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूं, ये केवल कैओस डस्ट दायरे के योद्धा की मारने की बारी नहीं है। आप अपने आप को ज्यादा आंक रहे हैं। ये जियाओ मूल रूप से केवल उन्हें देखना और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि शैडो थंडर पैंथर उस पर हमला करेगा। शैडो थंडर पैंथर का विशाल शरीर अपने नुकीले पंजों के साथ ये जियाओ की ओर उछला। ये जियाओ को इसमें कोई संदेह नहीं था कि शैडो थंडर पैंथर अपने चरम पर अपने पंजों से कैस स्पिरिट दायरे के योद्धा को भी आसानी से अलग कर सकता है। दुर्भाग्य से इस समय ये केवल एक गंभीर रूप से घायल शैडो थंडर पैंथर था। ब्रह्मांड सार ज्वाला कवच, ब्रह्मांड सार ज्वाला आभा, ब्रह्मांड सार ज्वाला मुट्ठी। ये जियाओ तुरंत अपनी पूरी ताकत से भड़क उठा और उसने एक के बाद एक कुल 3 शक्तिशाली कौशलों को अंजाम दिया। ये वे कौशल थे जो उन्होंने 4 लॉ प्रकार की तकनीकों को समझने और उन्हें एक साथ मिलाने के बाद बनाए थे। अध्याय 83 1000 वर्ष पुराना मूल द्रव शैडो थंडर पैंथर ने अपना सिर उठाया ही था कि ये जियाओ का हमला हो गया। टकराना, टक्कर की एक और तेज आवाज आई और शैडो थंडर पैंथर उड़ गया। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और वह लगातार अपने मुंह से खून निकाल रहा था। कुछ ही समय बाद जब शैडो थंडर पैंथर एक बार फिर उसी समय जमीन पर गिर गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और मुंह से खून बहता रहता था। बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शैडो थंडर पैंथर मरने वाला था। महिला ने उठने के लिए संघर्ष किया और शैडो थंडर पैंथर को अंतिम झटका दिया, जिससे शैडो थंडर पैंथर की मौत हो गई। ये जियाओ ने अपना सिर रगड़ा और महिला की ओर देखा, न जाने क्या कहे। क्यों यानेर, क्या? ये जियाओ दंग रह गया और उसने फिर से पूछा। महिला ने अपने होंठ भींचे और हल्के से कहा, क्यों यानेर मेरा नाम है। इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने शैडो थंडर पैंथर को कम आंका। कैओस बीस्ट का शरीर बेहद मजबूत था। शैडो थंडर पैंथर निश्चित रूप से वह होगा जो मुझसे पहले ठीक हो जाएगा। उस समय मैं बहुत खतरे में होता। मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्यों याना ने ये जियाओ को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए खेती करने के लिए क्रॉस लैग करके बैठ गई। जब वह ठीक होने की कोशिश कर रही थी तो ये जियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या वह भी क्यूई परिवार से है? आखिर उसका नाम क्यूई यानेर है। ये जियाओ को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह क्यूई परिवार से थी या नहीं। हालांकि चूंकि वह उससे यहाँ मिला था, इसलिए उसके क्यूई परिवार से होने की एक बड़ी संभावना थी। साथ ही ये जियाओ जानना चाहती थी कि वह यहाँ क्या कर रही है, और चूंकि वह इस स्थानिक क्षेत्र के बारे में जानती है तो उसने क्यूई परिवार को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। पूरे 7 मिनट के बाद क्यूई याना ने अंततः सांस छोड़ी और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। क्यूई याना उठ खड़ी हुई और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। ये जियाओ के दिल में दया आ गई। यदि क्यूई याना अधिक मुस्कुराने को तैयार होती तो वह और भी अधिक आकर्षक होती। हालांकि वह पहले से ही एक अधेड़ उम्र की महिला थी,
लेकिन उसका आकर्षण और सुंदरता किसी युवा खूबसूरत लड़की से कम नहीं थी। बस उसकी सुंदरता और आकर्षण ही कई पुरुषों को हराने के लिए काफ़ी थी। ये जियाओ ने पाया कि उसके पास अपना इच्छित प्रश्न पूछने के अलावा और कुछ नहीं था। मिस क्यूई, क्या आप ब्लैक गोल्ड सिटी के क्यूई परिवार से हैं? मैं हूँ। क्यूई याना ने सिर हिलाया और ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में पड़ गई है और बुदबुदाने लगी। कितने समय से मैं इस गुप्त स्थानिक क्षेत्र में फंसी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि पूर्वज ने क्यूई परिवार की स्थापना के बाद इस स्थानिक क्षेत्र का निर्माण क्यों किया ब्लैक गोल्ड सिटी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और इस रहस्य का निश्चित रूप से लैन टनिंग सील के साथ घनिष्ठ संबंध है। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी ये जियाओ इसे सुन पा रही थी। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह भी उसी कारण से यहाँ आई थी। वह भी जीवन शक्ति के स्रोत की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन कई वर्षों से वह किसी तरह यहीं फंसी हुई थी। आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। क्यूई याना का चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन था। मैं ये जियो हूँ। ये जियो ने उत्तर दिया। 300x25017291368117। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप क्यूई परिवार से नहीं हैं। आपने इस स्थानिक क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया? क्यूई याना ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्यूई परिवार बाहर एक खतरनाक स्थिति में फंस गया था। अगर मैं नहीं होता तो ये पहले ही नष्ट हो गया होता। मैंने क्यूई परिवार को बचाया और बदले में क्यूई परिवार से मुझे लैंड टनिंग सील की खेती करने देने के लिए कहा। जैसे ही मैंने इस तकनीक की खेती की, मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में भारी मात्रा में जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है। मैं उस स्रोत की तलाश करने से खुद को नहीं रोक सका, जिसके परिणामस्वरूप मुझे इस गुप्त स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश मिला। ये जियाओ ने अपना हाथ लहराया और बोला। क्या क्यूई परिवार नष्ट होने वाला था? कैसे? क्या हुआ? क्यूई याना चौंक गया और उसने जल्दी से पूछा। फिर ये जियाओ ने उसे सब कुछ समझाया। ये जियाओ को सुनने के बाद उसने फिर से आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्यूई परिवार इतना कमजोर हो जाएगा। मैं 300 से अधिक वर्षों से इस स्थानिक क्षेत्र में फंसी हुई हूँ। यदि नहीं तो मैं अकेले ही क्यूई का समर्थन कर सकती थी। परिवार पूरे साम्राज्य में सबसे मजबूत परिवार बन जाएगा। शून्य। वैसे भी तुमने मुझे बचा लिया। मैंने तुम्हें अभी तक बदला नहीं दिया है। ओह, तुम मुझे चुकाना चाहते हो? कैसे? ये जियाओ ने सुना कि क्यूई याना ने क्या कहा और दिलचस्पी से पूछा। उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने मोड़ लीं। क्यूई याना ने जंगल में कहीं इशारा किया। शैडो थंडर पैंथर की मांद में हजारों साल का मूल द्रव है। हम प्रत्येक इसका आधा हिस्सा लेंगे। हजारों वर्ष पुराना मूल द्रव। ये जियाओ ने अपना मुंह पूरा खोला। यह अत्यंत दुर्लभ खजाना था। 100 ईयर ओरिजिन फ्लूइड भी बहुत कीमती था, यहाँ तक कि इसकी एक बूंद भी अराजकता आत्मा क्षेत्र के नीचे एक योद्धा की खेती के लिए अवर्णनीय लाभ लाएगी। जहाँ तक 1000 साल के मूल द्रव का सवाल है, यह आत्मा सम्लन के 3 चरणों से नीचे के योद्धाओं के लिए एक बड़ा लाभ ला सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यूई याना ने थोड़ी देर के लिए ये जियो को देखा और फिर से आह भरी। उसका ठंडा चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा कि एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है, तुम्हें वास्तव में बहुत कुछ सीखना है। मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। याद रखें कि उस लाभ के लिए कभी ना न कहें जो आपकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। कौन जानता है, हो सकता है ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा और यह सोचकर पछतावे के साथ मर जाओगे कि यदि तुमने दिया हुआ लाभ ले लिया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। ये जियाओ ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया। उसे अचानक यूहान की याद आ गई, जिसने उसे ऐसी ही सलाह दी थी जब वह गोल्डन टॉवर की पहली मंजिल का परीक्षण पूरा करने के बाद बाहर आया था। हालांकि ये जियाओ वास्तव में ये चाहता था, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। शैडो थंडर पैंथर एक ऐसी चीज़ है जिसे हल करने के लिए आपने बहुत प्रयास किए हैं। मुझे 1000 साल के मूल द्रव को साझा नहीं करना चाहिए था। क्यूई यानर ने थोड़ी देर के लिए ये जियो को देखा और फिर से आह भरी। उसका ठंडा चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा कि एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है, तुम्हें वास्तव में बहुत कुछ सीखना है। मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। याद रखें कि उस लाभ के लिए कभी ना कहें जो आपकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है।
कौन जानता है, हो सकता है ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा और यह सोचकर पछतावे के साथ मर जाओगे कि यदि तुमने दिया हुआ लाभ ले लिया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया। उसे अचानक यूहान की याद आ गई जिसने उसे ऐसी ही सलाह दी थी जब वह गोल्डन टॉवर की पहली मंजिल का परीक्षण पूरा करने के बाद बाहर आया था। उस समय यूहान ने उससे कहा, बच्चे, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज आती है जिससे तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है, तो बस स्वार्थी बनो। दूसरों की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से जब आपको पता नहीं होता कि आप वास्तव में भविष्य में ऐसी कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। दूसरों को एक खजाना देना और भाग्य पर भरोसा करके भविष्य में इसे फिर से प्राप्त करने की प्रतीक्षा करना सबसे बड़ी मूर्खता है जो कोई व्यक्ति कभी भी कर सकता है। ऐसा किया, मैं वास्तव में नहीं जानता कि हंसूं या बस तुम्हें पीट दूं। ये याद आते ही ये जियाओ ने आह भरी। उसने अपना सिर हिलाया और विचारों से बाहर निकल गया। वह फिलहाल यूहान और अन्य दो के बारे में सोचना नहीं चाहता था। ये जियाओ ने क्यू याना को देखा और समझ नहीं पाया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। फैंटम ने उसे बगल से देखा। ये कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये क्यू यानेर की ताकत के बारे में भी चिंतित था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंटम को क्यू याना के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे का एहसास नहीं हुआ। प्रेत ने अपना सिर झुका लिया। फैंटम को एहसास हुआ कि फिलहाल ये जियो खतरे में नहीं है, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और ये जियो और क्यू याना को ऐसे देखा जैसे वह कोई शो देख रहा हो। ये जियाओ के मुंह का कोना हिल गया। क्यू यानेर की आंखों में मनोरंजन की झलक चमक उठी। ये कैओस बीस्ट थोड़ा अलग प्रतीत होता है। ये समान स्तर के कैओस बीस्ट से कहीं अधिक स्मार्ट है। बेशक, मैं हूं। आखिरकार, मैं महान का वंशज हूं। ये जियाओ चौंका हुआ था और फैंटम को अपना घमंड पूरा नहीं करने देना चाहता था, तो उन्होंने टोकते हुए कहा, मिस क्यूई, क्या आप 1000 साल के मूल द्रव को नहीं देखना चाहती थी? चलिए चलते हैं। क्यू याना को ये जियाओ के व्यवधान पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सोच समझकर फैंटम की ओर देखा और अचानक बोली, मैं तुम्हारे मालिक को अभी एक जगह ले जाऊंगी। तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुम्हारे मालिक को मार डालूंगी। फैंटम का शरीर अकड़ गया, फिर उसके गले से धीमी दहाड़ निकली। वह जवाब देना चाहता था और क्यू यानेर के प्रति अपना असंतोष दिखाना चाहता था, लेकिन अंत में वह पीछे हट गया। उसे याद आया कि अगर ये जियाओ को कुछ हुआ तो यूरोंग द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वह बड़े खतरे में पड़ सकता है। अंत में इसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। मेरे पीछे आओ, क्यू याना ने हल्के से कहा और एक निश्चित दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। ये जियाओ ने देर नहीं की और तेजी से उसका पीछा किया। कुछ मिनट बाद ये जियाओ और क्यू याना घनी झाड़ियों से भरी गुफा की गहराई में चले गए। ये जियो ने पाया कि गुफा के एक निश्चित हिस्से में अराजकता ऊर्जा थोड़ी हिंसक थी। दूसरे शब्दों में, गुफा के एक निश्चित हिस्से में अराजकता ऊर्जा बहुत घनी थी और यह आसपास की दुर्लभ अराजकता ऊर्जा से टकरा गई, जिससे अराजकता ऊर्जा हिंसक हो गई। अध्याय 84 अंतिम चरण अराजकता धूल क्षेत्र। जैसे ही ये जियो और क्यू याना गुफा में गहराई तक चलते रहे, वे दोनों जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां हजारों साल पुराना मूल द्रव था। हजारों साल पुराने मूल द्रव से निकली गाढ़ी ऊर्जा को अपने मुंह में लेने मात्र से ये जियो को लगा कि उसका पूरा शरीर चिकना हो गया है। क्यू याना ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ जैड बोतलें निकाली और हजारों साल पुराने मूल तरल पदार्थ को स्टोर करना शुरू कर दिया। क्यू याना ने कहा, हम इसे आधे में विभाजित करने पर सहमत हुए हैं। आप जैड की बोतलें निकाल कर भी रख सकते हैं। ये जियो को इस समय थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे पास इस खजाने को रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर क्यू याना ने ये जियाओ को कुछ बोतलें दी ताकि वह भी उनमें ये खजाना जमा कर सके। फिर उसने कहा, मैं पहले से ही एक मिड स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे की योद्धा हूँ। हजारों साल पुराने मूल द्रव के इस आधे हिस्से के साथ मैं आधे महीने में कैओस स्पिरिट दायरे के अंतिम चरण को आसानी से तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। एकांत खेती में लौटना मेरे लिए शेष आधे हिस्से को रखना बर्बादी होगा। हालांकि 1000 साल पुराना मूल द्रव बहुमूल्य है, अराजकता आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में एक योद्धा पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
3 चरणों का योद्धा बनने के लिए 1000 साल पुराने मूल द्रव से कहीं अधिक समय लगेगा स्पिरिट फ्यूशन का। ये जियाओ ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया। बहुत जल्द क्यूइयाना ने पहले ही हजारों साल पुराने मूल द्रव का आधा हिस्सा हटा दिया था। वहां खड़े मत रहो, जल्दी से इसे इकट्ठा करो। ये जियाओ ने अब समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से उन्हें इकट्ठा करना समाप्त कर दिया। इस समय क्यूइयाना ने उसे याद दिलाया, आप केवल एक प्रारंभिक चरण के कैओस डस्ट दायरे के योद्धा हैं। हजारों साल पुराने मूल द्रव बहुत अधिक संघनित हैं। बेहतर होगा कि आप कैओस स्पिरिट दायरे को तोड़ने के बाद उनका उपभोग करें। कैओस डस्ट दायरे के योद्धा इसे सहन नहीं कर सकता। बेशक आप इसे पतला भी कर सकते हैं, लेकिन पतला करने के बाद इसका असर कम हो जाएगा। लाभ की तुलना में हानि अधिक है। ये जियाओ ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। अब जब हम में से प्रत्येक ने उस खजाने में अपना हिस्सा ले लिया है, तो यहाँ अलग होने का समय आ गया है, क्यूइयाना ने कहा। ये जियाओ की ज्यादा राय नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस सिर हिला दिया। फिर वह क्यूइयानेर के साथ फैंटम की तरफ लौट आया, जहां दोनों विपरीत दिशाओं में जाने लगे। हालांकि ये जियो फैंटम पर सवार हो गया और निकलने ही वाला था कि क्यूइयाना ने अचानक एक ताबीज कागज फेंक दिया। ये जियो ने जल्दी से इसे ले लिया और हैरानी से क्यूइयाना की ओर देखा। मिस क्यूई, यह क्या है? क्यूइयाना बोला, जब तक हम इस स्थानिक क्षेत्र के अंदर हैं, हमारे लिए संचार का एक तरीका होना बेहतर है ताकि जरूरत के समय हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें। ये ताबीज मुझे आप तक पहुंचने में मदद कर सकता है और इसके विपरीत भी। ये जियाओ ने गंभीरता से ताबीज प्राप्त किया और अपना सिर हिलाया। क्यूइयाना सही थे। कौन जानता है कि इस स्थानिक क्षेत्र में उन्हें कब एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद ये जियो और क्यूइयाना अलग हो गए। प्रेत ने अपने पंख फैलाए और तेजी से आकाश में उड़ गया। 2 दिन बाद उस गुफा से सैकड़ों मील दूर जहां ये जियाओ ने हजारों साल पुराना मूल द्रव प्राप्त किया था, कर्कश आवाजें बिना किसी अंत के सुनी जा सकती थीं। ये बहुत ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल स्थान था। मुट्ठी के आकार की विनाशकारी बैंगनी बिजली आसपास की दीवारों पर गिरती रही। कोई नहीं जानता था कि दीवारें किस चीज से बनी हैं, लेकिन बिजली गिरने से दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय यह वापस लौट आया। अंतहीन बिजली फैल गई और पूरा क्षेत्र बैंगनी रोशनी से भर गया। अचानक इस क्षेत्र में एक हल्की बैंगनी रोशनी चमकी और एक मानव आकृति दिखाई दी। स्विश स्विश, जैसे ही मानव आकृति प्रकट हुई, वज्र की शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी। बूम बूम बूम। 300x 25 खरब 1 अरब 72 करोड़ 91,36,817 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आकृति तुरंत उड़ गई। ये जियाओ ने मुंह से खून उगल दिया और वह अपने शरीर में दर्द महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ गड़गड़ाहट की शक्ति भयावह लगती है, लेकिन यह मेरे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे दर्द सहना होगा। ये जियाओ ने कुछ घंटे पहले इस जगह की खोज की और इस जगह में प्रवेश करने का फैसला किया। किसी वजह से फैंटम को इस जगह से किसी बड़े खतरे का आभास हुआ, इसलिए उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये जियाओ ने इसकी परवाह नहीं की। उसने फैंटम को अपने साथ यहाँ खींच लिया। ये जियाओ से ज्यादा दूर नहीं, फैंटम पर आसमान से अनगिनत बिजली की ऊर्जा गिरी। फैंटम ने दहाड़ते हुए हमला झेल लिया। अर्ग, दर्द हो रहा है। फैंटम के शरीर पर कड़कड़ाती विद्युत चापें चमकती रहीं और काफी देर बाद वे धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो गईं। फैंटम ने हवा का झोंका छोड़ा। मुझे लगभग गंभीर चोट लग गई थी। अगर मेरी ताकत न होती तो मैं यहीं मर गया होता। ये जियाओ ने भी गड़गड़ाहट के हमले को झेलना जारी रखा और अपने भौतिक शरीर को संयमित करना जारी रखा। पलक झपकते ही आधा दिन जल्द ही बीत गया। प्लॉप प्लॉप। 2 आकृतियां दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर पड़ीं। ये 2 थे, ये जियाओ और फैंटम। ऐसा लग रहा था कि उनकी खालें जल गई हैं और उनकी स्थिति बदतर है। लेकिन ये जियाओ ने हार नहीं मानी। ये जियाओ ने खुद पर और फैंटम पर लाइफ रिकवरी डाली, कम से कम समय में अधिकांश चोटों को ठीक किया और फिर एक बार फिर से गड़गड़ाहट के हमलों का सामना करना जारी रखा। कुछ मिनट बाद ये जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकती रहीं।
उसका शरीर बिजली की शक्ति से भर गया। ये जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और क्रॉस लेग करके बैठ गया। उन्होंने किसी भी साधना तकनीक को अपनाना शुरू नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने सबसे पहले अपने दिल को शांत किया और सांस अंदर बाहर की। फिर उसने दव बोला और आसपास से भारी मात्रा में वज्र ऊर्जा खींच ली। केंद्र के रूप में ये जियो के साथ एक मिनी थंडर ऊर्जा तूफान का गठन किया गया था। ये जियाओ के शरीर में गड़गड़ाहट ऊर्जा की एक स्थिर धारा प्रवाहित हुई। ये कहना होगा कि ये जियाओ की शारीरिक फिटनेस पहले से ही उसी क्षेत्र के कृषकों से बेहतर थी, और खाने की क्षमता के कारण जहां ये जियो किसी भी प्रतिक्रिया या नींव के कमजोर होने के डर के बिना मौजूद लगभग हर चीज को खा सकता है, उसे अपने शरीर के अंदर अराजकता पैदा करने वाली बहुत अधिक गड़गड़ाहट ऊर्जा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जियाओ ने वज्र ऊर्जा को अपने शरीर के हर हिस्से में समान रूप से वितरित करना शुरू कर दिया। वह पागल था। वह वास्तव में अपने शरीर को न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी सख्त करने के बारे में सोच रहा था। यह एक पागलपन भरा विचार था। हालांकि कोई भी अन्य व्यक्ति पहले ही मर चुका होता, क्योंकि ये जियाओ ने अपनी निगलने की क्षमता से बड़ी मात्रा में वज्र ऊर्जा को निगल लिया था। वज्र ऊर्जा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह ये जियो का अपना बच्चा हो। जब तक ये जियाओ खुद नहीं चाहेगा, यह ऊर्जा उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी उसके शरीर पर दबाव डालने के कारण उसे असहनीय दर्द सहना पड़ा। जब ये जियाओ ने दर्द सहते हुए एक बार अपने शरीर को अंदर बाहर करना समाप्त कर लिया, तो उसने तुरंत ओरिजिन फ्लूइड की एक बोतल निकाली और अपनी निगलने की क्षमता का उपयोग करके एक बार फिर उसे पी लिया। तुरंत उसके शरीर के हर कोने में ऊर्जा का एक बड़ा उछाल दौड़ गया। उसके शरीर से एक उन्मत्त आभा फूट पड़ी। ये जियाओ इसे शांत करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। हालांकि ये जियो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने ओरिजिन फ्लूइड को सीधे निगल नहीं लिया था, बल्कि उसे निगल लिया था। इसके अलावा क्योंकि ये जियाओ ने मूल द्रव को निगल लिया, इसलिए ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित करने के लिए ये जियो को किसी साधना तकनीक को प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण उसने ओरिजिन फ्लूइड का सेवन किया, वह पहले से ही उसका हो गया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। ये जियाओ ने धीरे धीरे अपनी आभा को शांत किया। कुछ और घंटों के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और एक तेज रोशनी चमकी, और फिर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर से अचानक एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी जो हर दिशा में फैल गई। यह आभा असीम एवं प्रभुत्वशाली थी। यहाँ तक कि क्यू याना, जो ये जियाओ से हजारों मील दूर था, इस आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इस गुप्त स्थान में इतनी शक्तिशाली आभा का विस्फोट क्यों हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जियो ने कुछ खोजा हो? ये सवाल उसके मन में घूम रहा था, लेकिन उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में वह केवल उसी दिशा में भागना चुन सकती थी जहां ये जियाओ खेती कर रहा था। दूसरी ओर ये जियाओ के शरीर की आभा एक बार फिर शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। ये जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और हवा की गहरी सांस ली। फिर उसने क्षितिज की ओर देखा और बुदबुदाया, आखिरकार मैं एक लेट स्टेज कैओस डस्ट रियल्म योद्धा बन गया हूँ। मेरी साधना में एक ही बार में 2 छोटे चरणों में सुधार हुआ है। यह न केवल मूल द्रव के कारण है, बल्कि थंडर के कारण भी है, ऊर्जा। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और बुदबुदाया, ओम, मुझे लगता है कि मुझे मजबूत बनने का एक रास्ता मिल गया है। अध्याय 85 खा जाना लेस देन डेव और ग्रेटर देन एक स्वर्ग विरोधी क्षमता है जो ये जियाओ को मौजूद लगभग हर चीज को निगलने में सक्षम बनाती है। जब ये जियाओ ने सोर्स यूनिवर्स स्वर्ग में साधना की अपनी यात्रा शुरू की, तो ये पहली क्षमता थी जो उन्होंने प्राप्त की। इस क्षमता की मदद से ये जियाओ की खेती तेजी से बढ़ी और बहुत जल्द वह इतना मजबूत हो गया कि जीवन भर कोशिश करने पर भी कोई उसके पैर नहीं छू सकता था। ये जियाओ अपनी भक्षण क्षमता का उपयोग करके एक अराजक जानवर, एक इंसान या किसी अन्य प्राणी की खेती के ठिकानों को खा सकता है। लेकिन अराजकता में पुनर्जन्म के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई विशेष कारण नहीं था, बस उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब ये जियाओ कुछ और सोच रहा था। उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर के रोम रोम में उमड़ती ताकत को देखा और महसूस किया। क्यू यानेर के अनुसार ये जियो को ओरिजिन फ्लूइड निगलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि वह सिर्फ एक प्रारंभिक चरण कैओस डस्ट दायरे का योद्धा था और हजारों साल पुराना ओरिजिन फ्लूइड उसके शरीर के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक होगा। हालांकि कोई भी नियम पूर्ण नहीं है। ये जियाओ ने मूल द्रव को खाकर और अराजकता धूल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से अराजकता धूल क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करके चोट लगने के इस नियम को तोड़ दिया। उनकी खेती में 2 छोटी अवस्थाओं की वृद्धि हुई। उसे फिर से आगे बढ़ने और कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा बनने के लिए बस कुछ समय बिताने की जरूरत थी। यदि उन्होंने मूल द्रव को अवशोषित और परिष्कृत करने के लिए एक साधना तकनीक को प्रसारित करके सामान्य तरीकों से खेती की होती, तो उन्हें अपने साधना क्षेत्र के 2 छोटे चरणों को पार करने में केवल 5 दिनों से अधिक समय लगता। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें उसे महीनों लग गए होंगे, लेकिन जब उन्होंने डेवॉक क्षमता का उपयोग किया तो लगने वाला समय बहुत कम हो गया। और अब तक वह पहले से ही आसपास की गड़गड़ाहट शक्ति का आदी हो चुका था जो समय समय पर उसके शरीर पर वार कर रही थी, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट का उस पर अब ज्यादा असर नहीं हो रहा था। अब यह वज्र शक्ति उसके भौतिक शरीर को संयमित कर रही थी और उसे और भी मजबूत बना रही थी। ये जियाओ ने आह भरी और बुदबुदाया, केवल अगर मेरा ब्रह्मांड खुला है तो मैं अराजकता के कमल से पूछ सकता था कि क्या ये सच है या नहीं कि प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज एक अंतिम उत्पाद है जो अराजकता के मूल कमल से प्रकट हुआ था जिसने जन्म दिया था अव्यवस्था। हाँ, यही कारण है कि ये जियाओ अभी भी प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज की खेती नहीं कर रहा था, क्योंकि वह यूतियान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वास्तव में जिस क्षण उसकी अराजकता दिव्य सागर को यूरोंग ने तोड़ दिया था, ये जियो ने प्रथम राजा से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करने का फैसला किया। इसीलिए हालांकि ये जियो अपने कैओस दिव्य सागर को ठीक करने और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए यूतियान का आभारी था, फिर भी उसने उस पर भरोसा नहीं किया जब तक लॉर्ड्स ऑफ कैओस ये पुष्टि नहीं कर देता कि प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज को विकसित करना सुरक्षित है या नहीं, तब तक वो इस तकनीक का बिल्कुल भी विकास नहीं करेगा। वैसे भी उसके पास उसकी निगलने की क्षमता है। वो इस क्षमता का उपयोग केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता था। उन्हें किसी भी तकनीक को विकसित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, और उनका मानना था कि अराजकता का कमल भी यही कहेगा। ठीक उसी तरह जब ये जियो स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड में था, उस समय अराजकता का कमल एक बीज के रूप में था जिसे डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल कहा जाता था। इसने ये जियाओ को बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किसी भी साधना तकनीक को अपनाना उसकी साधना का सच्चा तरीका नहीं है। उनकी साधना का असली तरीका स्वर्गीय दाओ के नियमों और उनके गहन अर्थों को समझना है। ये जियाओ को विश्वास था कि अराजकता का कमल इस बार भी उसे यही बताएगा। यह उसे इस बार अराजकता के नियमों को समझने के लिए कहेगा। हालांकि ये जियाओ को विश्वास था कि अराजकता का कमल उसे ये बताएगा, फिर भी वह निश्चित नहीं था। इसलिए वह अपने ब्रह्मांड पर लगी सील के टूटने का इंतजार कर रहा था। उस समय वह अपने ब्रह्मांड तक पहुंच प्राप्त कर सकता था और अराजकता के कमल से संपर्क कर सकता था जो लंबे समय से ब्रह्मांड का मूल बन गया है। ये जियाओ खड़ा हुआ और फैंटम की ओर देखा जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। पिछले कुछ दिनों में फैंटम को पहले की तरह कष्ट नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि सारी थंडर फोर्स को ये जियो द्वारा लगातार निगला जा रहा था। इसके कारण बिजली के विनाशकारी बोल्टों के साथ फूटने वाली गड़गड़ाहट की ऊर्जा बहुत कमजोर हो गई थी। ये कमजोर ऊर्जा उसे और अधिक चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं थी। ये सब ये जियाओ की वजह से था। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये जियो ने पूछा जब उसने देखा कि फैंटम उसे कैसे देख रहा था। तुम क्या हो? तुम इंसान नहीं हो, है ना? जब उसने पूछा तो फैंटम अभी भी आश्चर्य में था। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं। फैंटम ने सिर हिलाया और आसपास की ओर देखा। ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट और बिजली की धार अब छट रही थी। ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट और बिजली के निरंतर विस्फोट का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है जो इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्रोत स्वयं ये जियाओ के भक्षण से बहुत प्रभावित हुआ था। जहां तक ये जियाओ का सवाल है, उसका शरीर पहले से ही पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अंदर से बाहर तक सख्त करते हुए असहनीय दर्द सहने के लिए थंडर फोर्स का इस्तेमाल किया था।
उसके शरीर का हर अंग और हर नस वज्र शक्ति से तमतमा गई और पहले से कहीं अधिक सख्त और मजबूत हो गई। कैओस डस्ट रियल्म योद्धा के शरीर का इतना मजबूत होना एक चौंकाने वाली खबर थी। ये जियाओ अब अकेले अपने शरीर के साथ कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा का सामना कर सकता है, साथ ही उनकी अपनी ताकत भी कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गई है। वर्तमान वह अपने चरम पर उस शैडो थंडर पैंथर से भी लड़ सकता है। ज़रा ठहरिए, जब ये जियो ने शैडो थंडर पैंथर के बारे में सोचा तो उन्हें याद आया कि शैडो थंडर पैंथर और क्यूयाना दोनों किसी भी अन्य कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत थे। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने भी अपने शरीर और ऊर्जा को इसी स्थान पर वज्र शक्ति के तूफान में तपाया था? सचमुच ऐसा ही लग रहा था। ये जियाओ ने अब गहरी सांस ली और उसे समझ आ गया कि वे दो अस्तित्व इतने मजबूत क्यों थे। लेकिन अब उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह भी काफी मजबूत हो गया है। अभी के लिए इसे छोड़ दें तो ये जियाओ के पास अभी भी ओरिजिन फ्लूइड की एक बोतल बची हुई थी जो कि ये जियो को कैओस स्पिरिट दायरे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ये जियाओ अभी ओरिजिन फ्लूइड की इस बोतल को पीने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वह आसपास के ओरिजिन फ्लूइड और थंडर फोर्स को खाकर मजबूत हो गया है और उसकी नींव को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसे अभी भी ताकत में अचानक वृद्धि की आदत नहीं पड़ी है। इससे पहले कि वह अपनी ताकत फिर से बढ़ा सके, उसे अपनी वर्तमान ताकत के अनुरूप ढलने की जरूरत थी। इस प्रकार ये जियाओ ने कैओस स्पिरिट दायरे के माध्यम से सफलता के लिए एक और कदम उठाने से पहले अपने खेती के आधार को अनुकूलित करने का फैसला किया। उसके बाद उसे बस अपने साधना आधार को कैओस स्पिरिट दायरे के अंतिम चरण तक बढ़ाना है और फिर वह आत्मा सम्लन के 3 चरणों को सीधे पार करने और कैओस स्पिरिट संत बनने के लिए मिलियन स्टार हॉट फ्रूट को फिर से खा सकता है। मिलियन स्टार हॉट फ्रूट वह चीज़ थी जो ये जियो ने गोल्डन टॉवर के पहले परीक्षण से गुजरते समय प्राप्त की थी। उस समय उनका सामना 2 लड़कियों निंग जियांग और किन जियाओलिन से हुआ। उनमें से किन शियाओलिन का जन्म एक भूमि के आशीर्वाद से हुआ था। उसने 2 मिलियन स्टार हॉट फ्रूट प्राप्त किया था और वह दोनों लड़कियों को देने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने केवल एक ही दिया था जब परीक्षण समाप्त हो गया और यूहान ये जियाओ को गोल्डन टॉवर की पहली मंजिल पर वापस ले आया और उसे एक सलाह दी। ये फल अत्यंत दुर्लभ था और एक योद्धा को बहुत लाभ पहुंचा सकता था। वैसे भी निंग जियांग और किन जियाओलिन दोनों ही सुदूर अतीत के पात्र थे। ये जियाओ को कोई अंदाजा नहीं है कि वह उनसे दोबारा मिल पाएगा या नहीं। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और एक बार फिर आसपास का निरीक्षण किया। इस बार उन्होंने मुख्य रूप से उन दीवारों पर ध्यान केंद्रित किया जो विनाशकारी गड़गड़ाहट और बिजली से थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुई थीं। ये दीवारें विशेष सामग्रियों से बनाई गई प्रतीत होती थीं। जब ये जियाओ अभी भी दीवारों को देख रहा था, उसका दाहिना हाथ अचानक कांपने लगा और उसे लगा जैसे कोई चीज उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और देखा कि उसकी हथेली के पीछे एक भाले का निशान दिखाई दे रहा है। भाले की यह छाप हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला उसे कुछ बताता हुआ प्रतीत हुआ। जब ये जियाओ ने इस पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने पाया कि शून्य बिखरने वाला भाला कुछ ऐसा चाहता था जो दीवार के एक निश्चित हिस्से के पीछे छिपा हो। दीवार के पीछे कुछ छिपा है। ये जियाओ ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया।